नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवीण जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन मंच पर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पेपर 1 की 5th यूनिट, जिसके अंदर रियासतें शामिल है। इन रियासतों में 6 रियासतों को सिलेबस में शामिल किया गया है, जिसमें से 30 नंबर कवर होते हैं। 6 रियासतों में अपनी गोंडवाना रियासत, बघेलखंड रियासत, बुंदेली रियासत, भोपाल रियासत, होलकर रियासत और सिंधिया रियासत आती है। अपन आज शुरुआत करते हैं गोंडवाना रियासत से। कोई भी रियासत आएगी उसमें कुछ क्वेश्चंस किस टाइप से आएगी वो अपन पहले देख लेते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि इससे या तो व्यक्तित्व आ सकते हैं, या उनकी स्रोत आ सकते हैं, या फिर उपलब्धि आ सकती है, या कोई युद्ध आ सकता है। कोई भी व्यक्तित्व आता है तो अपना व्यक्तित्व लिखने के लिए 3 नंबर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा। व्यक्तित्व मतलब कौन था, इसकी प्रमुख उपलब्धि क्या है, इनके समय की विशेषता क्या थी, किसके समकालीन थे, ये सब अपन 3 नंबर के हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। कोई युद्ध आया, युद्ध में अपन लिखेंगे किसी किसके मध्य हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ता है आगे। स्रोत आता है, स्रोत कहां से प्राप्त हुआ, किसके समय का है, उसमें क्या जानकारी दी गई है, ये लिख सकते हैं। और उपलब्धियां जो है, उपलब्धियां अपना आ सकता है 5 नंबर के हिसाब से, क्वेश्चन 5 मार्कर में आएगा। उपलब्धि जैसे संग्राम शाह की उपलब्धि आ गई, दलपत शाह की उपलब्धि आ गई, रानी दुर्गावती की उपलब्धि आ गई। ये सब उपलब्धियां 5 नंबर के हिसाब से आती है। व्यक्तित्व में अपना आ सकता है यादवराव, खिलजी, गोरक्षदास, अर्जुन दास, दलपत शाह, संग्राम शाह, कोई भी व्यक्ति तो 3 नंबर में उठ के आ सकते हैं। इसके बाद स्त्रोत में अपन देख लेते हैं, रामनगर अभिलेख आ सकता है, फिर अपना गणेश वर्णम आ सकता है, उसके बाद अपना आईना अकबरी आ सकती है। ये सब 3 नंबर के हिसाब से आ सकते हैं। अब जब भी ये व्यक्तित्व कुछ आता है तो आप इसको जरूर नोट करिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि गोंडवाना रियासत की पृष्ठभूमि कैसे निर्मित हुई, गोंडवाना रियासत विकसित कैसे हुई। गोंडवाना रियासत के 13वीं शताब्दी के आसपास जो अपना मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, जबलपुर, बालाघाट, मंडला के आसपास का क्षेत्र था। इसमें क्या था ना, यहाँ पे कलचुरी वंश का शासन था। कलचुरी वंश का शासन था। जब 13वीं शताब्दी में पूरे मध्य भारत की स्थिति कमजोर होने लगी तो कलचुरी वंश का शासन की स्थिति भी कमजोर होने लगी। यहाँ शासक थे विजय सिंह। अब विजय सिंह के समय क्या हुआ ना, चंदेलों ने इन पर आक्रमण कर दिया और यहाँ पर चंदेल वंश का शासन स्थापित कर लिया। चंदेल वंश का शासन स्थापित होने के बाद, इसके बाद यहाँ पे चंदेल वंश पर आक्रमण करता है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद आक्रमण करता है और इस जगह पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के कब्जा होने के बाद इसके ही समांतर दमोह क्षेत्र में परमार वंश शासन करने लगता है। अब इस परमार वंश पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी इस क्षेत्र को जीतकर पूरा दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। और अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक पूरा दिल्ली सल्तनत का इसमें शासन चलते रहता है। ये हो एक प्रकार से इनकी पृष्ठभूमि। इसके बाद 1328 के आसपास के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। जिसके बाद आईना अकबरी में डायरेक्ट संग्राम शाह की जानकारी प्राप्त होती है अपने। तो ये जो समय था इसको अंधकार के युग कहते हैं। इस अंधकार के युग में ही गोंडवाना रियासत विकसित होती आई है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से लंबे समय से गोंड जनजाति निवास करती थी। इन्हीं गोंड जनजाति अपने शारीरिक और भौगोलिक स्थिति के कारण गोंडवाना रियासत की स्थापना करी है। अब गोंडवाना रियासत की स्थापना, इसकी जानकारी पहले अपन देख लेते हैं कहां से मिलती है। गोंडवाना रियासत की जानकारी अपनों मिलती है हृदय शाह के रामनगर अभिलेख से। जो रामनगर अभिलेख था उसमें यादव राव से लेकर हृदय शाह तक 54 शासकों का वर्णन मिलता है कि ये गोंडवाना शासक में 54 शासक हुए हैं। इसके बाद अबुल फजल की आईना अकबरी में, अबुल फजल की आईना अकबरी में भी गोंडवाना रियासत का वर्णन मिलता है। गणेश नववर्णम नामक अभिलेख में भी गोंडवाना रियासत का वर्णन मिलता है। ये शब्द आप याद रखिएगा, ये 3 नंबर के सबसे बन सकता है, गणेश नववर्णम। इसके बाद कर्नल स्लीमैन के वृत्तांत से भी गोंडवाना रियासत की जानकारी अपने को प्राप्त होती है। इन सभी स्त्रोतों के आधार पर अपन देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। 13वीं शताब्दी में
यादव राव नामक शासक ने गोंडवाना रियासत की स्थापना की। इसकी स्थापना का समय माना जाता है 1328 से लेकर 1440 के मध्य। इन दोनों, इसके मध्य का अंधकार का युग था, उसमें ही गोंडवाना रियासत की स्थापना हुई। इस यादव राव ने गोंडवाना रियासत की स्थापना की थी और उसका गढ़ा को अपनी राजधानी बनाया। गढ़ा को अपनी राजधानी बनाया। इनका जो क्षेत्र था, गोंडवाना रियासत बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। इनका क्षेत्र उत्तर में पन्ना, दक्षिण में चांद्रा महाराष्ट्र में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ और मकड़ई मध्य प्रदेश में, इनके बीच में गोंडवाना रियासत फैली हुई थी। यह पूरा क्षेत्र गोंडवाना रियासत के अंतर्गत आता था। अब गोंडवाना रियासत के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से हुए, इस पर अपन प्रमुख शासक में अपन इनकी वंशावली देख सकते हैं। इनके प्रारंभिक जो शासक थे वो अपन एक प्रकार से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले होते हैं यादव राव, उसके उत्तराधिकारी होते हैं खिलजी। खिलजी के उत्तराधिकारी होते हैं गोरक्षदास। गोरक्षदास के उत्तराधिकारी होते हैं सुखनदास। सुखनदास के उत्तराधिकारी होते हैं अर्जुनदास। अर्जुनदास के उत्तराधिकारी होते हैं अम्मान शाह, अम्मान सिंह बोल सकते हैं इनको, यही संग्राम सिंह थे। इसके बाद आते हैं दलपत शाह। दलपत शाह के बाद आती है रानी दुर्गावती। ये पूरी एक प्रारंभिक शासकों की वंशावली है। इसके बाद पूर्ववर्ती गोंड शासक अलग होते हैं, ये प्रारंभिक गोंड शासक थे। इसके बाद अपन देखते हैं सभी शासकों को 3-3 नंबर के हिसाब से अपन तैयार करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं यादव राव को। यादव राव, जैसे यादव राव 3 नंबर में आता है तो अपने से क्या लिख सकते हैं। यादव राव कौन थे, ये गोंड वंश के प्रतापी शासक थे। गोंड वंश के प्रतापी शासक। इसके बाद अपन दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इन्होंने क्या किया था। इन्होंने किया था गोंड वंश की स्थापना। इन्हें गोंड वंश का संस्थापक माना जाता है। गोंड वंश के संस्थापक माना जाता है। फिर इनके बाद इन्होंने क्या किया था, गढ़ा की राजकुमारी, राजकुमारी रत्नावली से विवाह किया। इन्हें गढ़ा की राजकुमारी रत्नावली से विवाह किया। इन्हें गणेश गणेश नपमंडलम में राजपूत कछुआ माना गया है। नागवंशी राजपूत माना गया है, कछुआ माना गया है कि ये नागवंशी कछवाहा राजपूत थे। इन्हें गणेश नपमंडलम में ये माना गया है। इसके बाद अपन देखते हैं इनके उत्तराधिकारी कौन होते हैं। इनके उत्तराधिकारी होते हैं खिलजी। इनके उत्तराधिकारी होते हैं खिलजी। खिलजी का शासनकाल होता है 1440 से लेकर 1460 तक। अब इसमें भी आ जाता है तो खिलजी, एक ही क्वेश्चन आएगा, खिलजी आएगा, संग्राम शाह आएगा या फिर यादव राव आएगा, कोई भी आएगा तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके में भी अपन लिखेंगे सीधे गोंड वंश के प्रतापी शासक थे। खिलजी ने क्या किया था, खिलजी योग्य और कुशल शासक था। यह आसपास के सभी क्षेत्रों से अपनी पेशकश ले करता था और इन्होंने गोंड वंश को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए
सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए एक स्थायी सेना की स्थापना की। क्या करते इन्होंने? स्थायी सेना, जो नियमित सेना ही बोल सकते हैं, स्थायी सेना की स्थापना की। खिलजी के बाद इनका उत्तराधिकारी होता है गोरक्षदास। गोरक्षदास भी एक बहुत प्रतापी शासक हुआ है गोंडवाना रियासत का। गोरक्षदास का शासनकाल रहता है 1460 से लेकर 1480 तक। जो गोरक्षदास होता है ना, गोरक्षदास ने क्या किया था? मालवा का जो शासक था, मालवा का जो शासक था महमूद शाह, मालवा के शासक महमूद शाह के सेनापति को पराजित किया था और आसपास के क्षेत्रों में संबंध बनाकर, मधुर संबंध बनाकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी होते हैं, गोरक्षदास के बाद होते हैं इनके पुत्र सुखनदास। सुखनदास का कार्यकाल रहता है 1480 से लेकर 1500 तक। जो सुखनदास होता है ना, सुखनदास ने क्या किया था? इन्हें सैन्य विस्तार किया था। क्या किया था? सैन्य विस्तार करा था इन्होंने क्या किया था? 500 से अधिक घुड़सवार और 60,000, कितने? 60,000 से अधिक पैदल सैनिकों की भर्ती की थी। जिससे गोंडवाना रियासत में मजबूती प्रदान हुई। इसके बाद इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इन्होंने अपनी जो क्षेत्र था उसमें अपनी सुदृढ़ता मजबूत कर ली। इसके बाद सुखनदास के बाद आते हैं, उनके उत्तराधिकारी आते हैं अर्जुनदास। अर्जुनदास का कार्यकाल रहता है 1500 से लेकर 1510। अर्जुनदास थे ना, इनके समय सिक्कों के गुरु नानक देव गढ़ा के क्षेत्र में आए थे। इन्होंने गढ़ा, अमरकंटक, उज्जैन आदि की यात्रा की थी। ये दिल्ली सल्तनत के समकालीन थे। अब इन्होंने क्या हुआ ना, इनके पुत्र थे संग्राम शाह या अम्मान शाह या अमन शाह या अंतुम शाह। इनके समय इनके पुत्र ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने का कारण क्या था? अब अर्जुनदास के पुत्र उनके प्रति विद्रोह कर रहे हैं, तो इसका कारण था अर्जुनदास थे ना, जो उन्होंने अपने छोटे बेटे जोगीदास को, इनके छोटे बेटे थे जोगीदास, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इससे क्रोधित होकर संग्राम शाह ने इनकी हत्या कर दी। इनकी हत्या करने के बाद जनता ने संग्राम शाह को बंदी बना लिया। फिर बाद में उन्हें फिर से शासक बना दिया गया। फिर इनके उत्तराधिकारी होते हैं अब संग्राम शाह। दोस्तों, संग्राम शाह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। संग्राम शाह आपको 11 नंबर में पूरा विस्तृत दिखने को मिल सकता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे संग्राम शाह, संग्राम सिंह सब बोला जाता है। इनका नाम था एक अमान शाह भी बोला जाता है, अमान सिंह भी बोला जाता है। ये सब इनके ही नाम थे। संग्राम शाह गोंडवाना रियासत के बहुत प्रतापी शासक थे। इनकी जानकारी अपने को मिलती है संग्राम शाह की रामनगर अभिलेख, और एक मिलती है आईने अकबरी। रामनगर अभिलेख और आईने अकबरी से अपना संग्राम शाह की जानकारी मिलती है। संग्राम शाह महान एवं प्रतापी शासक था, जिसने अपने व्यक्तित्व के कारण गोंडवाना रियासत का चरमोत्कर्ष विकास किया था। अब ये जो संग्राम शाह थे, इनकी जानकारी तो अपने दो अभिलेखों से प्राप्त हो जाती है। अब संग्राम शाह के क्वेश्चन आएगा कि संग्राम शाह की प्रमुख उपलब्धियां लिखिए। तो सबसे पहले अपन इनकी प्रमुख उपलब्धियां देख सकते हैं। तो इनकी उपलब्धियों में अपन देखेंगे सबसे पहले राजनीतिक उपलब्धियां। इनकी उपलब्धियां
इनकी उपलब्धि में सबसे पहले अपन देखेंगे राजनीतिक उपलब्धि। इनकी राजनीतिक उपलब्धि यह थी कि इन्होंने 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त की थी और इन्होंने इनका पूरा क्षेत्र विस्तार कर बालाघाट, मंडला, दमोह, डिंडोरी आसपास के संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। संग्राम शाह के बारे में रामनगर अभिलेख में कहा गया है कि वो अपने शत्रु के भांति उसी प्रकार था जिस प्रकार कपास के लिए प्रलयकारी अग्नि। यह संग्राम शाह के बारे में कहा जाता है। संग्राम शाह के राजनीतिक उपलब्धि में उन्होंने मधुर संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने मालूम क्या किया कि इब्राहिम लोदी का जो विद्रोही था जलाल, उसको पकड़ाया इब्राहिम लोदी की सहायता के लिए। बघेली रियासत से मित्रता स्थापित की, चंदेलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके साथ ही इन्होंने रायसेन विजय के समय मालवा के शासकों की सहायता की, जिससे संग्राम शाह की मित्रता सभी दूर बन गई थी। संग्राम शाह ने, इसके बाद आता है इनके स्थापत्य कला पर। संग्राम शाह के समय में स्थापत्य कला को भी बहुत योगदान दिया गया। स्थापत्य कला में क्या था इनका, इन्होंने नरसिंहपुर में चोरागढ़, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इन्होंने विभिन्न दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें एक अपना चोरागढ़ दुर्ग ले लो। चोरागढ़ दुर्ग यह है नरसिंहपुर में। अब चोरागढ़ दुर्ग 3 नंबर में बन सकता है, इसलिए याद रखना है नरसिंहपुर में है, गोंडवाना रियासत से संबंधित है और इसका निर्माण किसने कराया था, संग्राम शाह ने। एक आता है सिंगोरगढ़। ये किला है दमोह जिले में। सिंगोरगढ़ का किला दमोह जिले में। इसी किले से यह किला भी संग्राम शाह ने बनाया था। यहीं पर इनके पुत्र दलपत शाह और रानी दुर्गावती का विवाह भी हुआ था। इसके बाद इन्होंने एक झील बनाई थी जिसका नाम था संग्राम सागर झील। संग्राम सागर झील। इन्होंने जबलपुर के मदन महल का निर्माण कराया। जबलपुर के मदन महल का इन्होंने निर्माण करवाया था। मदन महल के बाद इन्होंने एक संग्रामपुर नामक गांव बनवाया था। संग्रामपुर नामक गांव बसाया। इसके बाद इन्होंने और क्या किया था, एक संग्रामपुर नामक गांव तो बसा दिया। यहां पे एक बाजना मठ, एक था बाजना मठ की स्थापना भी इन्होंने की थी, संग्राम सिंह ने। संग्राम सिंह के स्थापत्य कला के बाद इनकी देखते हैं अपन लिपि और मुद्रा कला। इनकी लिपि और मुद्रा कला में अपन देख सकते हैं कि इनके टाइम की सोने, चांदी और तांबे के सिक्के दमोह के आसपास से प्राप्त हुए हैं। इन सभी सोने, चांदी और तांबे के सिक्के दमोह के आसपास के प्राप्त हुए। इन सिक्कों पर ये अंकित सिक्के होते थे, ना कि वह मुद्रा ऐसे, बस अंकित होते थे। इन पर अंकित हुआ करता, इनमें शेर की आकृति अंकित हुआ करती थी, जो गोंडवाना रियासत का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता था। और ये जो सिक्के प्राप्त होते हैं, इसमें देवनागरी लिपि के साथ साथ तेलुगु लिपि भी लिखी हुई होती थी, जिससे अपन इनका अनुमान लगा सकते थे कि गोंडों का कहीं ना कहीं संबंध दक्षिण भारत से भी हुआ करता था। इनकी लिपि के साथ इनका जो चिन्ह था, सांकेतिक चिन्ह था, वो था शेर। इनके ध्वज पर भी शेर अंकित हुआ करता था। अब इनकी सांस्कृतिक लिपि और मुद्रा कला के बाद अपन इसकी जानते हैं इनकी साहित्य कला। संग्राम सिंह साहित्य कला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने खुद ही एक रचना की थी, रस रत्नावली नामक खुद ही इन्होंने एक रचना की थी। स्वयं की रचना है। इनके दरबार में
विभिन्न विद्वानों को संरक्षण दिया था। जिसमें प्रमुख थे दामोदर ठाकुर। दामोदर ठाकुर ने संस्कृत की 2 रचनाएं लिखी है, संस्कृत भाषा में 2 रचना लिखी। संग्राम सिंह विवेक और एक और है दिव्य निर्माण। ये दोनों रचना दामोदर ठाकुर की है। इन दोनों रचनाओं के बाद इन्होंने इनकी मतलब संग्राम शाह की 2 पत्नियां हुआ करती थी, जिसकी जानकारी 10 रत्नावली में। इनकी 2 पत्नियां थी, एक पद्मावती और एक सुमति। ये पद्मावती के 2 पुत्र थे, एक था दलपत शाह और एक थे चंद्रा शाह। अब दलपत शाह और रानी दुर्गावती का अध्ययन आगे वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो और पसंद आता है तो हमारा सहयोग करते रहे, हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपको और लेक्चर चाहिए तो कमेंट में बताते रहिए। धन्यवाद।